तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई फ़िलहाल जो मेरी प्रिपरेशन इंटरव्यू की मेरा डी से हो चुका है और 2 प्रोजेक्ट मैंने बना लिए हैं और दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे खासे हैं, मतलब दोनों ही डिफरेंट स्टैक पे हैं और ठीक ठाक हैं और डिप्लॉयड भी हैं। और बात है फ़िलहाल मेरा 2 ही चीज़ें रह रही हैं, पहला एप्टीट्यूड, दूसरा कोर सब्जेक्ट। और फिलहाल मैं कोर सब्जेक्ट की एज अ टाइप ऑफ रिविजन वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ऊप्स पढ़ लिया है लव बब्बा भैया से, अब मैं उसकी एक रिविजन वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट में। अगर इन केस मुझे एंड मोमेंट में रिविजन करना हो तो मैं यही वीडियो 2x पे देख लूँगा। तो अब बात करते हैं ऊप्स होता क्या है। OOPS stand for Object Oriented Programming Structure. It is a programming technique which helps modular, reusable and maintainable code. ये इसकी डेफिनेशन थी सिंपल सी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है, नाम सर्च करता है किसी चीज़ का एक्सेस, जो चीज़ हमें एक्सेस में है या नहीं है उसका मॉडिफाई जो होता है, मतलब सिंपल बात, एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो उसे एक्सेस मॉडिफाई बोलते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं। पहला पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक मीन्स सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मीन्स जहाँ पे हमने बनाया है, जिस क्लास में हमने बनाया है वहीं पे ही एक्सेस हो पाएगा बस। और प्रोटेक्टेड मीन्स वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, मतलब एग्जांपल पेरेंट क्लास है, वो वहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्टेड बना दिया तो उसी की चाइल्ड क्लास में ही एक्सेस होगा और कहीं नहीं होगा। और जो एक नोट है यहाँ पे, जो हमारा प्राइवेट डेटा होता है हम उसको गेटर और सेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और बात करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में कि क्लास से ऑब्जेक्ट होता क्या है। क्लास, एक क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, कंपोनेंट ऑफ अ क्लास, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। एक क्लास जो होती है तुम्हारी ब्लूप्रिंट होती है जो तुम्हारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ए ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग एन एंटिटी दैट होल्ड्स द डेटा डिफाइंड बाय क्लास। मतलब जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट होती है वो इंस्टेंस होती है क्लास की। जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब रियल डेटा क्रिएट होता है। और अगर आप क्लास का कोई आपने क्लास बनाई और उसका साइज प्रिंट कराओगे तो वहाँ पे उसका साइज प्रिंट होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, मतलब एज अ डेफिनेशन जो क्लास होती है वो ब्लू प्रिंट होती है, तो उसका डेटा हमें प्रिंट क्यों हो रहा है, साइज प्रिंट क्यों हो रहा है। सारा डेटा तो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ये नॉर्मल डेफिनेशन बोलती है, बट ऐसा नहीं होता। इसे बोलते हैं हम पैडिंग और ग्रिडी अलाइनमेंट। ये क्या होता है, थोड़ा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट लगा था मुझे पढ़ने के वक्त, तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बताता हूँ क्या होती है। Class take memory at runtime. Some memory is used to store the class metadata like method definition and variables, which typically handled by runtime environment. जो क्लास का मेटा डेटा होता है वो कंपाइल टाइम में कुछ स्पेस लेता है, तो उसकी वजह से क्लास का थोड़ा सा साइज आ जाता है। सिंपल बोल जाए तो यही है। और पैडिंग क्या होती है, पैडिंग इसी को ही बोलते हैं। पैडिंग इज द एक्स्ट्रा बाइट एडेड बाय कंपाइलर बिटवीन डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास टू अलाइन देम प्रॉपरली इन मेमोरी। इसे बोलते हैं पैडिंग। अब बात करते हैं ग्रीडी अलाइनमेंट की। ग्रीडी अलाइनमेंट क्या है। ग्रीडी अलाइनमेंट इज अ स्ट्रेटेजी टू यूज टू मिनिमाइज, दोबारा पढ़ता हूँ, ग्रीडी अलाइनमेंट इज अ स्ट्रेटेजी यूज टू मिनिमाइज मेमोरी पैडिंग। मतलब स्ट्रेटेजी है जो आपकी पैडिंग होती है ना उसको मिनिमाइज करने की। पैडिंग क्या होता है, बस तुम्हें डेटा एक्स्ट्रा देना वो होता है, मेमोरी देनी होती है क्लास को जिससे अलाइनमेंट सही हो। और ग्रीडी अलाइनमेंट क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है ना उसको कम से कम देने की कोशिश करता है। ये कैसे हो पाता है ये पढ़ता हूँ। Greedy alignment is a strategy used to minimize memory padding and optimize memory layout. The idea is to arrange the members of a class or a structure in decreasing order by their size. मतलब सिंपल बात है, जो तुम्हारा डेटा, सारा डेटा होता है ना उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देता है ग्रीडी अलाइनमेंट। इससे तुम्हारा पैडिंग का साइज मिनिमल हो जाता है। ये जो टॉपिक थे मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़े थे, काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर वर्सेस डिस्ट्रक्टर की। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर तुम्हें खुद से बनाना है तो तुम्हें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और उसके आगे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तुम कुछ भी नाम डाल सकते हो। और बाय द वे डिस्ट्रक्टर जो होता है वो तुम्हें बनाना नहीं होता, डिफ़ॉल्ट होता है। और डिस्ट्रक्टर का साइन क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर का है ना डिट्टो क्लास का नाम, बस उसके नाम से पहले टिल्डा आ जाता है, तो तुम्हारे यहाँ पे डिस्ट्रक्टर होता है, इसे बोलते हैं। जो कंस्ट्रक्टर होता है तुम्हारी ऑब्जेक्ट बनाता है और डिस्ट्रक्टर जो होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता है। अब बात करें कॉपी कंस्ट्रक्टर की। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इट इनिशियलाइज अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिड शैलो कॉपी। इफ वी वांट डीप कॉपी देन वी हैव टू राइट आवर ओन कंस्ट्रक्टर। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो तुम्हारा क्या करता है
कि तुम्हारा एक कंस्ट्रक्टर बन रखा है और उसी कंस्ट्रक्टर में तुम्हारा नया कंस्ट्रक्टर जो तुमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है उसका रेफरेंस तुम्हारे पुराने कंस्ट्रक्टर में डाल देगा। मतलब एक कंस्ट्रक्टर होगा, तुम्हारा एक मेमोरी होगा, उसी पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर पॉइंट कर रहे होंगे। इसे बोलते हैं शैलो कॉपी। एंड में थोड़ा सा इसकी डिटेल डेफिनेशन पे आऊँगा, बट अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला, वो तुम्हारा एक के ऊपर एक कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल रेफरेंस डाल देता है। अगर तुम्हें खुद का बनाना है एक नया ऑब्जेक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो तुम्हें खुद का ही कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। अब बात होता है क्लास वर्सेस स्ट्रक्चर की। इन दोनों में देखा जाए मोस्टली कोई भी डेफिनेशन डिफरेंस नहीं है। जो काम क्लास कर सकता है वो काम तुम्हारा स्ट्रक्चर भी कर सकता है। कुछ काम यहाँ पे एडवांटेज होती हैं और यहाँ पे डिसएडवांटेज, बट दोनों ही काम कर सकते हैं। इनका एक ही डिफरेंस है। पहले होता क्या है, पहले इसके डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। बोथ आर यूज टू डिफाइन कस्टम डेटा टाइप दैट कैन होल्ड मल्टीपल डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स। मतलब दोनों कस्टम डेटा टाइप बनाने के काम में आते हैं और यहाँ पे मल्टीपल डेटा एंड फंक्शन हम बना सकते हैं। सिंपल बात है, दोनों का यही काम है। और ऊप्स आने से पहले हम हमेशा स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं काफ़ी जगह पे, बट अब हम क्लास इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा जो होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तब हम क्लास यूज़ करते हैं। और क्लास में और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? क्लास में जो तुम्हारा डेटा होता है ना, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। अगर तुम लिखो या ना लिखो प्राइवेट होगा ही होगा। और जो स्ट्रक्चर होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पब्लिक होता है, तुम्हारा डेटा सारा का सारा। अब बात करते हैं पिलर ऑफ ऊप्स की। बाय डेफिनेशन देखा जाए यहाँ पे 4 पिलर होते हैं। पहला इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। और डेफिनेशन के अलावा अब बोला जाए तो यहाँ पे तुम्हारा सारे पिलर एक ही बड़े अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। उस बड़े अम्ब्रेला को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जो तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो क्या करता है, तुम्हारा कौन सा फंक्शन रन होगा ये तुम्हें पता चलेगा रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे। कौन सा मतलब डेटा रन होगा तुम्हें कंपाइल टाइम में, रन टाइम पे पता चलेगा। तो देखा जाए यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा क्या रन हो रहा है। थोड़ा सा डेटा हेडिंग होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन हो गया, मतलब डेटा हेडिंग अलग चीज़ होती है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्शन हो गया कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे तुम्हें कौन सा फंक्शन रन हो रहा है, कौन सा मेथड रन हो रहा है। ये तुम मतलब समझ गया ना, क्या रन हो रहा है तुम्हें पता नहीं चल रहा। रन टाइम या कंपाइल टाइम पे ही पता चल रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये होता है। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जब तुम्हारे मल्टीपल डेटा मेथड सिंगल यूनिट में आ जाती है, उसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे तुम्हें पता, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए मल्टीपल डेटा यूनिट्स और फंक्शन सिंगल यूनिट में आ रखे हैं, तो इसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। मतलब देखा जाए तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी कम ही तो हुई है। जो तुम्हारी यूजर है तो उसे नहीं पता कौन कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, बट उसे ये पता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, बस इसको इतना पता है। ये भी इस टाइप का देखा जाए तो वो ही है एब्स्ट्रैक्शन। और इनहेरिटेंस क्या होता है, तो नाम से पता चलता है भाई। इनहेरिटेंस जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो अपने चाइल्ड में ट्रांसफर हो रही है, और जो तुम्हारा चाइल्ड होगा उसे जरूरत नहीं है पेरेंट का सारा डेटा लिखने की। उसके पास जो पेरेंट का डेटा है बाय डिफॉल्ट आ जाता है। मतलब हमें पता नहीं कि पेरेंट के पास क्या है, चाइल्ड को नहीं पता उसके पास पेरेंट पे क्या है, बट सारा डेटा हम चाइल्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन तो देखा जाए एक अम्ब्रेला है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन, उसी के ही सब पार्ट होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। तो ये है मेन। बट एज अ भैया ने बोला था, जो ये चीज़ है ना, SD2 टाइप के ही, SD3 टाइप के ही इंजीनियर्स को पता होती है। जो एकदम नए नए होते हैं उनको इतना नहीं पता होता। तो इसलिए तुम बाय डेफिनेशन ही ट्राई करना इंटरव्यू में बताने का। अगर इंटरव्यू से मतलब लंबी अच्छी खासी डिस्कशन हो गई तब बता देना। अब बात करते हैं बाय डेफिनेशन। पिलर ऑफ ऊप्स होता क्या है? एज अ फार व्यू ऑल पिलर्स ऑफ lie in a big umbrella called abstraction because oops is used to hide easy, dry मतलब don't repeat yourself, readable of code। मतलब 3-4 चीज़ें मैंने बता दी। हाइड के लिए यूज़ होता है oops, easy कोड रीडेबल हो जाए या easy हो जाए लिखने और पढ़ने में भी, ड्राई मतलब don't repeat yourself, और इन सब के लिए यूज़ होता है तुम्हारा oops। और ये सारे काम तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन कर देता है। इसलिए पिलर ऑफ oops लाई इन अ सिंगल अम्ब्रेला, ये एक डेफिनेशन है। अब वो 4 पिलर में से सबसे पहला पिलर आता है इनकैप्सुलेशन। इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, थोड़ी सी ट्रिकी है डेफिनेशन है। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बंडलिंग द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड द मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट्स। मतलब भाई डेफिनेशन खेल है। जो मैंने बोला मेथड और डेटा सिंगल यूनिट में आती हैं, नहीं, ये एज अ टाइप ऑफ प्रोफेशन नहीं लग रहा। बट जब मैं बोलता हूँ
इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बंडलिंग द डेटा, मतलब यहाँ पे डेटा को बंडल किया जा रहा है, और कौन कौन सा डेटा है, एंड द मेथड इनटू सिंगल यूनिट, डेटा और मेथड को बंडल किया जा रहा है सिंगल यूनिट पे, इसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो ठीक है, सिंपल वही डेफिनेशन है। इसका पर्पस क्या है, टू हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सपोज ओनली व्हाट इज नेसेसरी थ्रू अ पब्लिक इंटरफेस, बैक में डेटा हाइडिंग। तो सिंपल बात है, डेटा हाइडिंग की डेफिनेशन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है तुम्हारी जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है उसे हाइड करना। और डेटा हाइडिंग की डेफिनेशन चलो अभी ये बता देता हूँ, थोड़ा सा मैंने एंड में लिखी थी डेटा हाइडिंग डेफिनेशन, इससे मैं पढ़ देता हूँ क्या होता है। और डेटा हाइडिंग क्या होता है, मतलब जो तुम्हारा डेटा है उसको तुम हाइड कर रहे हो, सिंपल बात है हाइड। और अभी हमने जस्ट पहले एक पढ़ा था, तुम्हारा एक्सेस मॉडिफायर, तुम्हारा एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, तुम्हें एक्सेस देता है कि तुम डेटा को एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो दोनों ही एक ही चीज़ है। अब मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ूंगा। डेटा हाइडिंग restricts access to certain components of an object. This restriction achieved by data members, public private protected। ठीक है, मतलब तुम्हारी रेस्ट्रिक्ट करता है डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए, उसे बोलते हैं डेटा हाइडिंग। इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब कोई अनऑथराइज बंदा तुम्हारा डेटा एक्सेस करके मॉडिफाई नहीं कर सकता। और एक और मैंने वर्शिप में एब्स्ट्रैक्शन लिखा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन की। चलो बाद में पढ़ूंगा, जब मैं उसके टॉपिक पे आऊंगा, उसके टॉपिक पे आऊंगा तभी पढ़ दूंगा, एब्स्ट्रैक्शन वाले के टॉपिक में आऊंगा तभी पढ़ दूंगा। अभी बात करते हैं परफेक्ट इनकैप्सुलेशन की। अभी हमने इनकैप्सुलेशन डेफिनेशन पढ़ी, फिर डेटा हाइडिंग की डेफिनेशन पढ़ी। अब बात करते हैं परफेक्ट इनकैप्सुलेशन की, कि परफेक्ट इनकैप्सुलेशन होता क्या है। जब हमारा सारा डेटा प्राइवेट हो जाता है उसे बोलते हैं परफेक्ट इनकैप्सुलेशन। मतलब सिंपल है, इनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है, तुम्हारा बंडल कर रहा है डेटा को और रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। डेटा हाइडिंग मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सिंपल बोलूँ तो। और तुम्हारा परफेक्ट इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि पूरा ही डेटा, तुम्हारा सारा डेटा एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और ये सिक्योर कब होगा, जब तुम्हारा सारा डेटा प्राइवेट होगा। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट पिलर है इनहेरिटेंस। डेराइव्ड क्लास, ब्रैकेट में चाइल्ड क्लास, मतलब डेराइव्ड क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, और बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास। एक डेफिनेशन अच्छी खासी याद रखने लायक। डेराइव्ड क्लास इनहेरिट्स एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम बेस क्लास। सिंपल है, जब तुम्हारी जो चाइल्ड क्लास होती है अपने डेटा एंड मेथड को एट्रीब्यूट मतलब इनहेरिट करती है, मतलब लेती है अपने पेरेंट क्लास से, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, तुम्हारा सिंगल चाइल्ड होता है और उस चाइल्ड का सिंगल पेरेंट होता है। मतलब सिंपल है, एक फ्लो जाता है चाइल्ड टू पेरेंट डेटा का। और मल्टी लेवल, यहाँ पे नाम से सर्च कर रहे हैं, लेवल बढ़ जाते हैं, मल्टी हो जाते हैं। जब तुम्हारा पेरेंट क्लास होता है उसका चाइल्ड क्लास होता है और उसका सब चाइल्ड क्लास होता है। जो सब चाइल्ड क्लास होता है वो तुम्हारे चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दोनों का ही डेटा एक्सेस कर सकता है, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल। और मल्टीपल मतलब तुम्हें मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल पेरेंट है, मल्टीपल पेरेंट क्लास सिंगल चाइल्ड क्लास को डेटा दे रही है, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल, HIER, हायर ARCHICL, आर्चिकल। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है कि तुम्हारा एक पेरेंट है और पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, मतलब एक के 2, हायरार्चिकल हो रही है, इसे बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसका नाम काफी ज्यादा अजीब सा है, बट जिसे बोलते हैं हायरार्की, हाँ हायरार्की होती है ना, उस तरह बोला जाए तो एक के 2, तो मतलब काफी इजी पड़ जाता है। एक पेरेंट क्लास है, उसके 2 चाइल्ड क्लास हैं। और लास्ट है हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड इनहेरिटेंस तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन को ही हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं रहता, बट कभी मल्टी लेवल हो जाता है, कभी मल्टीपल हो जाता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को ही हाइब्रिड बोलते हैं। एक काफ़ी तगड़ी प्रॉब्लम है जो C++ में है, वो प्रॉब्लम का नाम है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। और अगर हम इसका ध्यान से बोला जाए तो डायमंड शेप प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में होती है। ये क्या होती है, जब आपका एक क्लास बनी है A और दूसरी क्लास बनी है B, क्लास A और क्लास B है और दोनों पेरेंट क्लास हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, 2 क्लास शेयर करती है डेटा सिंगल बेस क्लास में, मतलब बेस नहीं डेराइव सॉरी, चाइल्ड क्लास में शेयर करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 पेरेंट क्लास है, उन्होंने चाइल्ड क्लास में शेयर किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो तो है दोनों क्लास में एक ही फंक्शन है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्लास A का डेटा डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में क्लास B का डेटा डिस्प्ले होता है, और तुम्हारे बेस क्लास का नाम है C। अब तुम C में डिस्प्ले कॉल कर रहे हो तो कौन सा कॉल होगा,
क्लास ए का कॉल होगा या बी का कॉल होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है और इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे एक एरर आएगा। ना ही ए का होगा ना ही बी का होगा, यहाँ पे एक एरर आएगा। वो एरर ये होगा कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है आप किसे कॉल कर रहे हो, किस पैन को, तो यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले कर देगा। और उस एरर का सॉल्यूशन है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे आप डिफाइन कर दो कि आपको किसका ऑब्जेक्ट कॉल करना है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट कॉल करना है या क्लास बी के ऑब्जेक्ट कॉल करना है। तभी डिसाइड होगा कि कौन सा ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का नाम सेम है। क्लास ए का भी जो आपने बनाया अंदर फंक्शन जो भी बनाया ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाया है उसका सिंपल वो फंक्शन है, और क्लास बी में भी फंक्शन है। अब कौन सी क्लास का आप कॉल करना चाहते हो ये डिपेंड करेगा आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर में किसका नाम डालते हो। इसका सिंटेक्स दिखाऊं तो लेट मी चेक। इसका सिंटेक्स यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल क्लास ए है क्लास बी है, दोनों ने डेटा दिया क्लास सी को, और इसका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का साइन ये है। ऑब्जेक्ट जो आपके सी क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट ए, ए मतलब आपको कौन सी क्लास चाहिए, ए क्लास चाहिए या बी क्लास चाहिए। और स्कोप रिजोल्यूटर ऑपरेटर मतलब डबल सेमी कॉलम का उल्टा वाला जो भी बोलते हैं, इसे याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, डॉट 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 और डेटा जो फंक्शन का नाम है। ऐसे लिखोगे तभी एरर नहीं आएगा, अगर ऐसे नहीं लिखा तो एरर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और एक और चीज़ है, जो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है ना, वो आपका जावा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? जावा में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं है। तो ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन बनता है, और अगर बंदा खेलना चाहे तो इस पर खेलता है काफ़ी। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो क्लास से, मतलब पैन क्लास से चाइल्ड क्लास में, तब वहाँ पे जो आपका वो होता है डेटा टाइप, वो कौन से डेटा टाइप में होता है। एग्जांपल यहाँ पर दिया जाए, आपका एक्सेस मॉडिफायर जब ये बेस क्लास है मतलब पैन क्लास, और जब ये तीनों है चाइल्ड क्लास का डेटा टाइप क्या है। जब आपका बेस क्लास मतलब पैन क्लास पब्लिक हो तो चाइल्ड क्लास पब्लिक हो, दोनों पब्लिक हैं तो डेटा पब्लिक ही रहेगा। एक पब्लिक है मतलब पेरेंट पब्लिक है और चाइल्ड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे डेटा क्या हुआ, प्रोटेक्टेड। इस द सेम पब्लिक पे प्राइवेट प्राइवेट हो जाएगा। बाय द वे प्राइवेट पे कभी डेटा एक्सेस नहीं होता, जब प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड ही रहेगा, और एंड में प्राइवेट हो जाएगा, और प्राइवेट में डेटा कभी एक्सेस ही नहीं होता। ये बात है। और एक और चीज़, दिस क्या होता है? दिस इज अ कीवर्ड, इट इज अ पॉइंटेड टू करंट ऑब्जेक्ट। मतलब आपने दिस लिख दिया, जहाँ पे दिस आपने कॉल किया या लिखा है, तो वो पॉइंट करेगा जो उसके करंट ऑब्जेक्ट होगा, रिसेंट ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी आसपास में होगा उसी पे कॉल लगेगा। ये मोस्टली हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने में ही कॉल करते हैं, दिस का यूज करते हैं। और न्यू क्या होता है? न्यू इज अ कीवर्ड एलोकेट मेमोरी फ्रॉम हीप एंड गिव इट्स एड्रेस। मतलब हीप में आपकी मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसका एड्रेस देते हैं, हीप का यही काम है। और सिंटेक्स देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं तुम्हें इनहेरिटेंस दिखा देता हूँ। आपने क्लास बनाई पैन क्लास, और उसके बाद यहाँ पे आपने चाइल्ड क्लास बनाई। क्लास चाइल्ड का नाम लिखोगे, और ये यहाँ पे कोड्स इसका भाई मेरे को भूल चुका हूँ, इसका बोलते हैं डबल डॉट, और यहाँ पे आप डेटा टाइप मतलब आपका कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है उसमें, ये डेटा टाइप नहीं बोलते, एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है, उसका डेटा मतलब चाइल्ड का डेटा जो भी है, ये सिंटेक्स होता है क्लास लिखने का। अब बात करते हैं थर्ड पिलर ऑफ ऊप्स की, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा टॉपिक है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करूँगा अपने आप को ही। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? डेटा कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म ड्यूरिंग रन टाइम और कंपाइल टाइम। वी गॉट टू नो विच फॉर्म ऑफ डेटा इज इवोल्यूटेड। ठीक है, डेफिनेशन समझ में जितना आया है ये बता देता हूँ कि डेटा काफ़ी मल्टीपल फॉर्म में हमारा रन हो सकता है कंपाइल टाइम पे एंड रन टाइम पे, और हमें पता चलता है कौन सा डेटा रन हुआ आफ्टर, जब डेटा मतलब पूरा फंक्शन रन हो जाता है, प्रोग्राम रन हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि कौन सा फंक्शन रन हुआ। इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, जैसे नाम से मैंने बोला, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इट अचीव थ्रू इनहेरिटेंस द डिसीजन अबाउट विच मेथड टू इन्वोक इज मेड एट रन टाइम, आल्सो कॉल्ड ओवरराइडिंग, अचीव बाय ओवरराइडिंग। तो इसका मतलब यही है सिंपल सा कि भाई आपका जब इनहेरिटेंस होता है तब आपका एक बेस क्लास होता है, फिर ड्राइव क्लास होता है। तो वहाँ पे जब आपने कोई फंक्शन मतलब मान लो ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट कॉल किया है, और वहाँ पे
आपने कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल किया है वो कब पता चलेगा, वो पता चलेगा रन टाइम पे। उसे बोलते हैं ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक पेरेंट क्लास बनाई, उसका आपने पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बना दिया। एक चाइल्ड क्लास बनाई, उसका आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। और जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर था वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे रेफरेंस है। अब आप बेस क्लास का एक फंक्शन कॉल करते हो जो दोनों में है, दोनों क्लासेस में है, और उस फंक्शन को कॉल किया तो किसका रन होगा, बेस क्लास का मतलब पेरेंट क्लास का या चाइल्ड क्लास का। तो इसका आंसर है चाइल्ड क्लास का रन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो डायरेक्ट बनाया है ना, इसलिए। अगर आप चाहते हो यहाँ पे जो आपका कॉल हुआ है वो आपका इनहेरिटेंस ना हो, मतलब इनहेरिटेंस की ही तो वजह से हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है ना। अब चाहते हो आपका जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट फंक्शन ना कॉल हो, बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास का हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दोगे क्लास के आगे, ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास के आगे वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दोगे। इसके बाद आपका यहाँ पे बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। जो मैंने इतनी गंदी एक्सप्लेनेशन दी है भाई, बहुत घटिया एक्सप्लेनेशन दी है, बट तभी भी समझने लायक थी। मतलब सिंपल बात है, इसे बोलते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग मतलब जो आपकी एक इनहेरिटेंस हुआ है, इनहेरिटेंस होने के बाद आपने बेस क्लास बनाई, डेराइव क्लास बनाई, जो बेस क्लास का पॉइंटर डेराइव क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहा है, और आप उस पॉइंटर पे ऑब्जेक्ट कॉल करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई सा फंक्शन कॉल किया तो वो हमेशा डेराइव क्लास का होगा। अगर आप चाहते हो बेस क्लास का हो तो आपको अपकास्टिंग करनी पड़ेगी। और अपकास्टिंग कैसे करते हैं, वर्चुअल फंक्शन ऐड करके, वर्चुअल कीवर्ड ऐड करके क्लास के आगे, इसे बोलते हैं अपकास्टिंग। और एक डाउनकास्टिंग होती है, जो मैंने सेम बताया था ना, बेस क्लास का पॉइंटर होगा, डेराइव क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसे उल्टा कर दो, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और डेराइव क्लास का पॉइंटर होगा। और उसके में सेम यहाँ पे अगर आप तब करोगे वर्चुअल ऐड कर दो डेराइव का आगे, तो यहाँ पे डाउनकास्टिंग हो जाएगी। ये हो गया तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग सिंपली यही है, तुम्हारा रन टाइम पे पता चलेगा कि आपको कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। अब बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। ये होता क्या है, इट अचीव बाय डिसीजन मेकिंग ऑफ विच मेथड टू एग्जीक्यूट एट कंपाइल टाइम, आल्सो कॉल्ड ओवरलोडिंग। मतलब जो डिसीजन आपका मेड हो कंपाइल टाइम पे कि कौन सा फंक्शन रन होगा, इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का एक सिंपल एग्जांपल है, आपने इंट सम लिखा ए बी सी, दूसरा फंक्शन है इंट सम ए बी, और अब आप फंक्शन कॉल करोगे जिसमें 2 पैरामीटर हैं तो दूसरा फंक्शन रन होगा, जिसमें 3 पैरामीटर है तीसरा फंक्शन रन होगा। तो मतलब सिंपल बात है, यहाँ पे पैरामीटर पे डिफाइन होगा आपका कौन सा फंक्शन रन होगा। तो इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। ये कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, लास्ट पिलर ऑफ वूप्स और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये थोड़ी अच्छी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। डिलीवरिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटर वर्ल्ड while masking द बैकग्राउंड डिटेल्स। एक और डेफिनेशन है बाय द वे, दोनों का मतलब सेम ही है। इट इज डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग मेथड दैट सेपरेट्स द इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। दोनों का मतलब ही सेम है, बट थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है। मतलब यहाँ पे हम इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को दोनों को सेपरेट कर देते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। या दूसरी भाषा में बोला जाए तो एसेंशियल डिटेल को छुपा देना, सॉरी एसेंशियल डिटेल को ही प्रोवाइड करना बाहर दुनिया के, और कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देना, बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटी को, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल दूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सॉर्ट फंक्शन। आप सॉर्ट फंक्शन लिख देते हो बट आपको पता नहीं है कि ये बैकग्राउंड डिटेल में कौन सा सॉर्ट रन हो रहा है। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ना जाने अनगिनत सॉर्ट होते हैं, कौन सा सॉर्ट रन हो रहा है आपको खुद नहीं पता। बट आपको क्या पता है, ये सॉर्ट फंक्शन है, ये कुछ पैरामीटर लेता है, एरे डॉट बिगिन, एरे डॉट एंड, और ये क्या करता है आपका फंक्शन सॉर्ट करके दे देता है, आपको इतना पता है। अब आपकी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी लगी है, एन स्क्वायर लगी है या एन लॉग एन लगी है या एन लगी है, बाय द वे एन होती है बकेट सॉर्ट में। आपको ये नहीं पता कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी लगी है, बट ये वर्स्ट केस मतलब एवरेज केस में एन लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और जो आपका ये आता है वो आपको इस पर कोई भी मतलब टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है, जो आया है वो 100% सही होगा। और सिंपल बात है, बैकग्राउंड डिटेल को अवॉइड कर दो, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं, ये काफ़ी छोटा टॉपिक था क्योंकि काफ़ी ही ज़्यादा लार्ज है, हमने जितना पढ़ा है वो एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट आ जाता है, तो इसकी डेफिनेशन ही मोर देन इनफ है।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इतना ही मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं एल वैल्यू और आर वैल्यू। एल वैल्यू क्या होती है? जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है ना, उसे एल वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल, इंट ए इक्वल टू 5 आपने लिखा है, तो आपका एक ब्लॉक बनाया है, उसके अंदर 5 है और उस ब्लॉक पे रेफरेंस कर रहा है ए रेफरेंस कर रहा है उस ब्लॉक पे, इसे बोलते हैं एल वैल्यू। और आपने लिखा इंट स्टार बी इक्वल्स टू ए, मतलब उसी ए ब्लॉक पे आपने बी का जो पॉइंटर है रेफरेंस करवा दिया, इसे बोलते हैं आर वैल्यू। मतलब यहाँ पे आर की कोई खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी और वैल्यू के ऊपर, किसी और एड्रेस के ऊपर रेफरेंस कर रहे हैं, इसे बोलते हैं आर वैल्यू। इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ा जाए, एल वैल्यू डज हैव मेमोरी एड्रेस, आर वैल्यू डज नॉट हैव मेमोरी एड्रेस, इट रेफरेंस टू मेमोरी ऑफ अनदर एल वैल्यू। ठीक है, सिंपल था बस। अब बात करते हैं कॉन्स्ट की। अब हमने मोर देन लगभग 50% कंप्लीट कर लिया है, 2 पेजेस का बताया बच्चा है, ऊप्स। बात करते हैं कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट क्या होता है? वैल्यू कांट बी चेंज इन देयर स्कोप, वी कैन रीड ओनली इट इंक्रीज द एक्सेस ऑफ देम। मतलब जो कॉन्स्ट होता है, आपकी कॉन्स्ट एक डेटा टाइप है, मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। और ये क्यों यूज करते हैं? मेन रीजन है इसका, 2 रीजन है। पहला, जब मैं उस वैल्यू को सिर्फ रीड करना हो, राइट मतलब अपडेट ना करें। और राइट वैसे हो सकती है, रीड करने के लिए राइट कैसे हो पाएगी? राइट नहीं हो पाएगी बाय द वे, हाँ रीड ओनली होती है। और उसको एक्सेस करना बहुत ईजी होता है। एग्जाम्पल, जब आपने कॉन्स्ट बना दिया ना, तो वो कॉन्स्ट आपका डेटा एक कॉन्स्ट टेबल होती है, उसमें चला जाता है। वो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा एंड में, बट कॉन्स्ट टेबल में चला जाता है। और कॉन्स्ट टेबल में जाने के बाद उसका एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है और फास्ट भी। तो आपका स्पीड बढ़ाता है कंपाइलर की। और पुराने कंपाइल में एक तरीका होता था कौन सी वैल्यू चेंज करने का, बट न्यू कंपाइलर में ये तरीका काम नहीं करता। एग्जाम्पल, आपने लिखा कॉन्स्ट इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, आपने इंटीजर टाइप का बनाया है ब्लॉक और उसमें कॉन्स्ट है डेटा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। ए की वैल्यू है 5, उसका ब्लॉक का नाम है। और आपने यहाँ रेफरेंस कर दिया है बी को उसी ए पे, इंट स्टार बी इक्वल्स टू ए, उसी पे रेफरेंस कर दिया है। और स्टार बी इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आपने जो ये रेफरेंस के थ्रू किया था उसी की वैल्यू चेंज कर दी है, बट रेफरेंस के थ्रू की है, बट मेन वैल्यू एक भी चेंज हो जाती है। और अब यहाँ पे आप सी आउट ए करोगे तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। बट एक और डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, एक और नोट बोल दे रहा हूँ, ये काम ओल्ड कंपाइलर में करता था, अब नहीं करता। मैं खुद ट्राई किया था, एरर दे रहा था। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट की। एकदम मतलब जिसे बोलते हैं सिंटैक्टिकल एक वे है आपको रिप्रेजेंट करने का कंस्ट्रक्टर को। एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे, तो मैं खुद दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन लिस्ट है, मॉडर्न वे टू राइट कंस्ट्रक्टर। आपने क्लास बनाई, डेटा लिखा, एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही है जो बताया था मैंने। और जो डेटा है वो डेटा आप खुद भेजोगे जब आप ये कंस्ट्रक्टर बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो। और भेजने के बाद यहाँ पे आपने जो ये इसका प्राइवेट डेटा था, एक्स ब्रैकेट में अंडरस्कोर एक्स, वाई ब्रैकेट में अंडरस्कोर वाई, जेड ब्रैकेट में अंडरस्कोर जेड, और ये कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्लोज कर दिया। सिंपल बात है, इसे बोलते हैं एक इनिशियलाइजेशन लिस्ट। एक मॉडर्न वे है, छोटा मतलब अगर ये ना होता तो हमें कर्ली ब्रैकेट डाल के एक्स इक्वल टू अंडरस्कोर एक्स लिखना पड़ता, तो सा मतलब अच्छा खासा लंबा वे पड़ जाता। बट ये शॉर्ट वे है लिखने के लिए। अब बात करते हैं मैक्रोस की। मैक्रोस देख लो अगर देखना चाहो तो। जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो जब आपको काफ़ी लंबे डेटा टाइप बनाने पड़ते हैं, स्पेशली प्रायोरिटी क्यू में, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट कॉमा इंट इंट, मतलब बहुत लंबे पड़ जाते हैं, तब यहाँ पे आप यूज़ करते हो एक आपने डिफाइन कर दिया ऊपर, डिफाइन पी की वैल्यू क्या होगी। डिफाइन पी, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है डिफाइन पी पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, मतलब जहाँ पे भी पी लिखा हो उसको रिप्लेस कर दो इंट कॉमा इंट से। तो पूरे कंपाइलर में ये प्री प्रोसेसिंग होगी, मतलब कंपाइलर से पहले, कंपाइल होने के स्टेज से पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। और वहाँ पे जो भी पी लिखा होगा वो रिप्लेस कर देगा इससे। बाय द वे हमने लिखा तो ही है, लिखा तो पी ही है, बट प्री प्रोसेसिंग में क्या रहेगा, जहाँ पे भी पी है कॉपी पेस्ट कर देगा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट को। ठीक है, पी लिखने से ये इसका सिंटेक्स काफ़ी अच्छा हो जाता है पढ़ने में। और इसे बोलते हैं मैक्रोस। मैक्रोस MACROS, it is a macros or p replaced by pair of int comma int through preprocessor। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन थी, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब बात करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट की। मतलब ये तो सिंपल पता ही होता है,
अगर आपने फंक्शन कॉल किया है और लास्ट में आपने कोई एक डाल दिया फंक्शन बनाने में, फंक्शन बनाने के एंड में इंट a इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि अगर आप a की वैल्यू खुद से डिफाइन नहीं करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा a की 5, ठीक है। बट एक और नोट था, ये मेरे को पता नहीं था शायद, या मैं भूल चुका था, अब बी से पढ़ा हुआ, तो जब आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेते हो ना वो हमेशा राइट साइड में होता है, हमेशा। तो सिंपल था। अब बात करें स्टैटिक की। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए, स्टैटिक आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनलाइन फंक्शन तो एकदम बेसिक था, फ्रेंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर प्राइवेट बना सकते हैं कि नहीं विद रीजन। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट के, तो समझाता हूँ। स्टैटिक, दैट वेरिएबल इज गोइंग टू शेयर मेमोरी विद ऑल ऑफ द क्लास इंस्टेंस। मतलब आपने कोई स्टैटिक बना दिया है तो वो वेरिएबल पूरे क्लास के मेमोरी इंस्टेंस को अपना वैल्यू शेयर करेगा। सिंपल बात है, एग्जांपल आपने क्लास के बाहर या क्लास के अंदर ही मान लो कहीं आपने स्टैटिक कोई डेटा टाइप बना दिया, स्टैटिक इंट a इक्वल टू 5, तो अब कहीं पे भी आप a की वैल्यू अपडेट करोगे ना, कहीं पे भी a की वैल्यू कुछ भी छेड़खानी या कुछ भी प्रिंट करोगे, रीड या राइट कुछ भी करोगे, तो इसी स्टैटिक वैल्यू पे ही असर होगा, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टैटिक वेरिएबल होता है, ठीक है। जो भी बाकी कहीं पे बनाओगे उसके साथ शेयर करोगे। दोबारा पढ़ते जाओ डेफिनेशन। द वेरिएबल इज गोइंग टू शेयर मेमोरी विद ऑल ऑफ द क्लास इंस्टेंस। If we want to use some variable through class background shared variable, then we use static variable. We have to initialize outside the class. मतलब यही है, अगर हमें कुछ शेयर्ड वेरिएबल बनाने होते हैं जो पूरी क्लास में सेम ही रहेंगे, तो हमें स्टैटिक वेरिएबल यूज करना होता है और वो क्लास से बाहर होता है। अब बात होता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में, आल्सो कॉल्ड क्लास का फंक्शन। ये क्या होता है? देयर इज नो इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास बीइंग पास इनटू दैट मेथड। अच्छा, देयर इज नो इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास बीइंग पास इनटू मेथड, मतलब सिंपल बात है, जो हमारे क्लास का कोई इंस्टेंस नहीं होता मेथड के अंदर। और एक और मेन चीज़ है, जो क्लास के अंदर होता है आपका स्टैटिक डेटा मेंबर ही यूज होता है। मतलब क्लास के अंदर आप इंट a इक्वल टू 5 नहीं बना सकते हैं। स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर ही यूज होगा। स्टैटिक मेंबर के एक हिंदी में डेफिनेशन लिखी थी मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट लगा था। स्टैटिक मेंबर में कोई दिस पॉइंटर नहीं होता, वो पूरी क्लास का मेथड होता है, एंड स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही लेता है। मतलब जो दिस होता है वो रेफरेंस करता है करंट ऑब्जेक्ट को। सही बोल रहा हूँ ना, दिस इज अ पॉइंटर टू करंट ऑब्जेक्ट। हाँ, दिस जो होता है वो पॉइंटर होता है करंट ऑब्जेक्ट का, बट वो क्लास जो आप स्टैटिक फंक्शन बनाते हो, स्टैटिक फंक्शन वो क्लास में ही बनाते हो ना, वो पूरी क्लास का ही फंक्शन होता है, तो वहाँ पे कोई दिस पॉइंटर नहीं होता। अब थोड़ा सा मैं हिंदी भाषा में समझाता हूँ कि मैंने क्या बोला। जो स्टैटिक डेटा होता है, स्टैटिक डेटा वो क्या होता है, वो पूरी क्लास का ही डेटा होता है, और जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो भी पूरी क्लास का ही फंक्शन होता है। और एक और मेन बात है, क्लास का फंक्शन है मतलब वहाँ पे तुम कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो दिस का कोई काम नहीं है, दिस नहीं हो सकता। और दूसरी बात, स्टैटिक क्लास बनाया आपने, स्टैटिक फंक्शन बनाया, सॉरी स्टैटिक क्लास नहीं, स्टैटिक फंक्शन बनाया है। स्टैटिक फंक्शन बनाने के बाद वहाँ पे आप सिर्फ स्टैटिक डेटा ही को ही कॉल कर सकते हो। एक मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंट मैथड आया, एक चीज़ आई, मैं उसको एंड में गूगल करके वीडियो में ही बताने वाला हूँ। व्हाट इज स्टैटिक क्लास, कुछ टर्म होती है उसको मैं बताऊंगा कंफर्म, बट इस वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड होने के बाद एंड बताऊंगा। ये सिंपल था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक एरर वाइज है, मैं तुम्हें दिखा दूँ। मैं थोड़ा सा कोड लिखा था अपने आप से ही। एक यहाँ पे ABC है, फिर स्टैटिक का डेटा प्रिंट किया मैंने A, ये एरर दे देगा। क्यों देगा यहाँ पे एरर? क्योंकि आपने स्टैटिक को एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर एक्सेस किया है, ठीक है, इसलिए एरर दे देगा। और इसका सही आंसर क्या है? आप स्टैटिक डेटा को स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक्सेस करो तब सही आंसर है, तब एरर नहीं देगा। तो ये सिंपल था, इसका वो हो चुका है, इतना समझा दिया है, मोर इनफ है। अब बात करते हैं शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी के बारे में, जो मैं पहले समझा चुका हूँ, थोड़ा जल्दी ले जाऊँगा। शैलो कॉपी सिंपल यही होती है कि आपका एक बना रखा है एड्रेस, उस एड्रेस पे कोई डेटा है, कोई वहाँ पे उसका एड्रेस पे किसी का नाम है ए, और उसमें कोई मेमोरी है, और वहाँ पे आप किसी और पॉइंटर को रेफरेंस कर देते हो, और जब आप उस रेफरेंस पॉइंटर को कॉल करोगे तब आपका वही डेटा प्रिंट होगा। इसे बोलते हैं शैलो कॉपी। शैलो मतलब आधा, आधा मतलब बाटा, बट मतलब शैलो मतलब बटना होता है ना, शैलो मतलब हाँ बटा हुआ। और डीप कॉपी मतलब आपने एक नया ही बनाया है,
नया एड्रेस बनाया है उसके लिए और वही डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया है, और जो आपका नया पॉइंटर है उस नए ऑब्जेक्ट पे है और जो पुराना है वो पुराने पे ही है। इसे बोलते हैं डीप कॉपी। लेट मी रीड द डेफिनेशन। इट शैलो कॉपी क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट बट डज नॉट क्रिएट कॉपीज ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने आपको डेटा बताया, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, वही बात है। डीप कॉपी, अ डीप कॉपी involves creating a new object and also creating new copies of any dynamically allocated memory or complex data। और सेकंड डेफिनेशन है इनकी, शैलो कॉपी क्या होती है? यूज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर विच कैन लीड इशू विद शेयर्ड मेमोरी। और डीप कॉपी requires custom copy constructor to ensure that all dynamically allocated resources are copied correctly and independently। सिंपल है, जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है और खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में ही डिफरेंस था। कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका शैलो कॉपी करता था और डीप कॉपी करता था, वही सेम चीज़ यहीं पे है। तो उसके डीप में ज़्यादा कोई जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिंपल बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इनलाइन फंक्शन के बारे में, ये क्या होता है। When we call a function ABC, then the function calling overhead occur over main. It will increase the size of executable. For avoiding this, we use inline function। सिंपल बात है, फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, कोई सा भी फंक्शन क्यों बनाते हैं? हम चाहते हैं कि मेन के अंदर जो आपका स्टैक होता है ना, स्टैक के अंदर सबसे पहला जो मेमोरी खाता है वो मेन खाता है। फिर आप नहीं चाहते वो मेन बहुत ज़्यादा खा ले मेमोरी, आप वहाँ पे फंक्शन कॉल करते हो। फॉर एग्जांपल आपने मेन बनाया, फंक्शन 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया। ये क्यों बना रहे हो? फंक्शन 1 2 3 ये जो है इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, और ये जो काम करेंगे ना, ये काम करेंगे इसलिए कि आपका जो सारा लोड है ना मेन फंक्शन पे ना है। फॉर एग्जांपल एक न्यू केस ले लो, जो फंक्शन 1 2 3 था वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ हाई प्रिंट कर रहा था। हाँ, एकदम सिंपल चीज़ हाई प्रिंट कर रहा था, इसमें कोई सा भी तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही, तभी भी आप ये करवा रहे हो। आपने मेन बनाया, फंक्शन 1 2 3, ठीक है, स्टैक की जो जगह थी काफ़ी घेर लिया आपने, तो इससे आपका एग्जीक्यूटेबल जो हो गया खराब हो गया। मतलब अब आपका जो कंपाइलर होगा सबसे पहले मेन में आएगा, फिर उसने देखा आपने फंक्शन ए को कॉल किया है, वो एक नया ब्लॉक बनाएगा स्टैक में ए। आपने फंक्शन ए का आउटपुट कुछ रिटर्न किया मेन में, फिर मेन में आया वापस, वो फंक्शन 1 को हटाया, फिर मेन ने कॉल किया 2 को, फिर वापस 2 का स्टैक बनाया, 2 का काम किया, रिटर्न किया आउटपुट, फिर मेन में आया, इसको डिलीट किया, फिर 3 आया, फिर वापस सेम यही काम करेगा। इस तरह जो एग्जीक्यूटेबल होता है ना, तो कंपाइलर का काम बढ़ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम इनलाइन फंक्शन यूज़ करते हैं, स्पेशली तब जब आपके तीनों फंक्शन या मल्टीपल फंक्शन का जो काम है ना, एल्गोरिदम है या जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी कम है। काफ़ी कम है मतलब बहुत कम है, वो आप एक लाइन में लिखना नहीं चाहते ताकि सिंटैक्स अच्छा ना लगे, इसलिए आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ताकि सिंटैक्टिकल रीडेबल हो, सुंदर हो। तो इसे बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। और देखा जाए तो सो द एक्जीक्यूटेबल आर स्मॉल, हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाय द मॉडर्न कंपाइलर, एप्लीकेबल फॉर स्मॉल या कॉम्पैक्ट फंक्शन। सिंपल बात है, स्मॉल या कॉम्पैक्ट फंक्शन के लिए काम करता है। और थोड़े बहुत यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाए थे, तो लो तो मैं दिखाई देता हूँ। ड्राइंग मेरी थोड़ी बहुत गंदी से। यहाँ पे स्टैक था, आपने मेन बनाया, आपने ABCD जितने भी फंक्शन है कॉल होते जाएंगे, ठीक है। बट यहीं पे आपने जो फंक्शन का नाम था, फंक्शन के पहले यहाँ पे वॉइड फंक्शन लिखा है, अब यहाँ पे इनलाइन लिख दिया, तो यहाँ पे मेन ही रहेगा। अब जितने भी फंक्शन लिख दो सब मेन ही रहेंगे, बट फंक्शन हर एक के नाम के आगे ये लिख देना इनलाइन, फंक्शन ए, फंक्शन बी, इस तरह, ठीक है। इसे बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। अब बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन की। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? इट इज अ कीवर्ड असाइंड इनसाइड अ क्लास और फंक्शन दैट मेक एक्सेसिबल ऑफ देयर प्राइवेट डेटा टू देयर फ्रेंड। मतलब आप किसी क्लास के प्राइवेट डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हो? पहला ऑप्शन है गेटर सेटर, ठीक है, आप गेटर सेटर से एक्सेस कर सकते हो। बट अगर मैं चाहता हूँ मेरा क्लास का जो प्राइवेट डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बंदे, ऑथराइज बंदे एक्सेस कर सकें, तो मुझे यहाँ पे उन ऑथराइज बंदों की क्लास को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा अपनी मेन क्लास का। इसे बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। मतलब आप अपनी मेन क्लास के जो प्राइवेट नहीं, प्राइवेट तो है, हाँ सॉरी प्राइवेट, मैं कंफ्यूज हो गया था प्राइवेट पब्लिक में। हाँ, जो मेन क्लास में प्राइवेट डेटा है उसको आप एक्सेस करवाना चाहोगे दूसरी क्लासेस को, तब आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा उन दूसरी क्लासेस को, ठीक है। इसे थोड़ा सिंटेक्स दिखा देता हूँ जल्दी से। तो इसका सिंटेक्स ये है, क्लास ए मेन है आपकी, आपने डेटा बनाया, पब्लिक में आपने क्लास फ्रेंड क्लास बी लिख दिया, आपने यहाँ पे जो क्लास बी था
उसको फ्रेंड बना दिया। और थोड़ा सिंटेक्स है बोइंग सा फ्रेंड वॉइड प्रिंट कॉन्स्ट ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये मतलब सिंपल यही डिट्टो सिंटेक्स कॉपी पेस्ट करना होता है। जो अपने फ्रेंड बनाया है क्लास को कौन सा टाइप का है क्या है, मतलब इस फ्रेंड का ना, ये सब सिंटेक्स है। ये सब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस मेन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। सिंटेक्स इतना कोई भी मेन नहीं है। अब बात करते हैं दो मेन क्वेश्चन की, और दो मेन ही क्वेश्चन लास्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन है कैन कंस्ट्रक्टर बी मेड प्राइवेट, मतलब कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट बना सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ी है। पहला आंसर इसका सुनो, यस वी कैन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बट वी कांट इनिशियलाइज एनीथिंग। मतलब आप कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना सकते हो बट आप उसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल जो मैंने कुछ पहले बनाया था, जो आप लिखते हो कंस्ट्रक्टर का नाम, उसके अंदर डेटा, अगर आप उसको प्राइवेट में लिखोगे तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। जब मैं आपका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो कंस्ट्रक्टर होगा ही नहीं, तो मैं ऑब्जेक्ट बना भी नहीं पाऊंगा ना। तो ये बात है। इफ वी डोंट वांट मेक कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली क्लास ए टू बी। अच्छा हाँ, अब याद आया। इस थोड़ा सा मैंने लिखा है, इसकी यूसेज क्या है। मतलब आप क्लास जो कंस्ट्रक्टर है डायरेक्ट कॉल करना नहीं चाहते, तो उसका यूसेज क्या है। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाने में क्या काम में आएगा, ये काम में आएगा क्लास ए का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट में बनाऊं, और क्लास ए का जो पब्लिक में है वो आप फ्रेंड फंक्शन बना दो किसी और दूसरी क्लास को। तो किसी भी बंदे को क्लास ए का डेटा एक्सेस करना है तो क्लास बी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो इससे ये हो जाएगा कि आपको ट्रैक मिल जाएगा कौन कौन बंदा क्लास ए का डेटा एक्सेस करता है। इस टाइप में कुछ यूसेज बजाई थी भैया ने, बस सही था, सही समझ में आ गया था। इसे बोलते हैं, और क्लास के अंदर क्लास इस टाइप में, इस टाइप के। और इसके दूसरे यूसेज है क्लास के अंदर, जब क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट में हो जाता है ना, इसे बोलते हैं सिंगलेटन क्लास। सिंगलेटन क्लास, हाँ, इसे बोलते हैं सिंगलेटन क्लास। ये डिजाइन में काम में आता है। हाँ मैन, बहुत तगड़ा था। अब बात करते हैं वर्चुअल इन सी प्लस प्लस। ये होता क्या है, वर्चुअल क्या होता है। ways to achieve runtime polymorphism working when we run code at compile time, create a v table. It is the array that store pointer of object। जो मैंने बताया था, जो आपका वर्चुअल होता है वो क्या होता है, वो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में काम आता है। जो मैंने बोला था ओवरराइडिंग, वो वर्चुअल जो आपका एक वी टेबल क्रिएट करता है कंपाइलर के थ्रू। दोबारा पढ़ देता हूँ। व्हेन वी रन कोड एट कंपाइल टाइम क्रिएटेड अ वी टेबल, इट इज द एरे दैट स्टोर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। मतलब आपका एक एरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। एक टाइप में देखा जाए तो हैश मैप टाइप में, बट एरे ही बोलेंगे हम, क्योंकि एरे और हैश मैप एक टाइप का एक ही हो गया, बट बनता एक ही से है। मतलब समझिए ना, एरे हैश मैप एक ही टाइप का है, बट जैसे बोलते हैं ना, हैश मैप आपकी क्लासेस आ जाती हैं, बट जो आपका हैश मैप का देखा जाए अंडरलाइन एरे से ही बनता है। जो वी टेबल होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा उसकी पढ़ देता हूँ। फॉर्म फॉर एवरी क्लास हैविंग एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन एंड फॉर डेराइव क्लास। ठीक है, इट इज अ स्टैटिक एरे, हेंस वी इनिशियलाइज फॉर अ क्लास। Virtual pointer a hidden member pointer is added by compiler to class with virtual and its derived class। ठीक है, मतलब सिंपल बात है। वी टेबल होती है आपका वर्चुअल के थ्रू बनती है जब आप वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हो, और वर्चुअल उस टेबल के अंदर क्या क्या होता है, आपका क्लासेस होती है और ऑब्जेक्ट होता है, और डिपेंड वो बताता है कि कौन कौन सी क्लास कॉल हुई है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पॉइंट की मेन। डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट टाइप, वर्चुअल पॉइंटर इज बाउंडेड टू अ वर्चुअल टेबल। ठीक है, जो आपको वर्चुअल टेबल जो बनती है ना, उसमें वर्चुअल पॉइंटर होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो बाउंड होते हैं। वर्चुअल टेबल आर क्रिएटेड एट कंपाइल टाइम। ठीक है, वो कंपाइल टाइम में बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्चुअल टाइप इज क्रिएटेड एट रन टाइम, देयर विल बी वर्चुअल पॉइंटर विच विल बी इनिशियलाइज्ड टू पॉइंट टू अ स्टैटिक वेरिएबल एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब आपने वर्चुअल पॉइंटर बनाया है वहाँ पे स्टैटिक टेबल होता है, और वो इनिशियलाइज होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम। बस सिंपल बोला जाए तो ये इतना मुझे उस टाइम पे भी पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगा था ये वर्चुअल टेबल का कॉन्सेप्ट, बट ऐसा दिखाना चाहूँ तो ये रहा वर्चुअल टेबल की कुछ डेफिनेशन। और यहाँ पे भैया का जो था बर्ड और स्पैरो का डायग्राम, मतलब वर्चुअल फ्लाई यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, ऐसा एक्सेस कर सकता है, ये सब बताया था। बट इससे उस टाइम पे भी पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड मुझे लगा नहीं था ये। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर थोड़ा बहुत एक रैम का वो है, मेमोरी कहाँ कहाँ खपती है ये। अब बात करते हैं कैन वी मेक अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, ये क्वेश्चन है। इससे जो पहला क्वेश्चन था वो था कैन वी मेक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट।
अब दूसरा क्वेश्चन है, कैन वी मेक अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर? इसका आंसर नो। क्या हम वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? नहीं। क्यों? कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल बिकॉज कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इज एक्सिक्यूटेड, देयर इज नो वर्चुअल टेबल in the memory, means no virtual pointer defined yet, so the constructor should always be non-virtual. अच्छा, ठीक है, समझ गया। जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या होता है? सिंपल बात क्या है, जब आप क्लास बनाते हो, ठीक है, क्लास बनाई, आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख दिया। इसका मतलब ये है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, तब आपका वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब आपका डेटा वेटा जो भी डिसाइन होगा, आपका कोड होगा नॉर्मल, वो होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। बट आप जब यहाँ पे वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बनाओगे, इससे क्या होगा कि आपने क्लास बनाई, क्लास में वर्चुअल लिखा या नहीं लिखा अलग बात है, आपने कंस्ट्रक्टर के आगे वर्चुअल लिख दिया। इसका मतलब ये है कि आपका कंपाइलर उस वर्चुअल कंस्ट्रक्टर का डेटा पॉइंटर में डाल देगा, वर्चुअल टेबल में डाल देगा, पॉइंटर और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड में। और वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? भाई, कंस्ट्रक्टर कब यूज़ होता है? जब आपको ऑब्जेक्ट बनानी होती है। उस टाइम पे तो कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं है, तो आपका जो पॉइंटर है किससे रेफरेंस करेगा? मतलब जो आपने वर्चुअल बनाया है वो पॉइंटर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर पे पॉइंटर है, ठीक है, वो किससे ऑब्जेक्ट में रेफरेंस करेगा? किसी से नहीं। तो ये होता है लॉजिकल रीज़न कि आपका वर्चुअल कंस्ट्रक्टर क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक और बार रिपीट करता हूँ, constructor cannot be virtual because when constructor of a class is executed, there is no virtual table in the memory. मतलब जब आपका कंस्ट्रक्टर क्लास का एग्जीक्यूट होता है, उस टाइम पे कोई वर्चुअल टेबल नहीं होती मेमोरी में। मीन्स नो वर्चुअल पॉइंटर डिफाइंड इट, मतलब उस टाइम पे कोई वर्चुअल पॉइंटर भी नहीं होता। सो द कंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी नॉन वर्चुअल, मतलब कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन वर्चुअल होना चाहिए। और अभी मेरे को आंखों में बहुत तगड़ी नींद आ रही है, कुछ 12 बज रहे होंगे, जिम से भयंकर आज 100 kg का बेंच पे के हूँ, तभी भी स्टिल। कैन वी मेक वर्चुअल डिस्ट्रक्टर? क्या हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं? इसका आंसर है यस, वी कैन, एंड वी शुड ऑलवेज मेक वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। क्यों? पढ़ता हूँ। यस, वी शुड ऑलवेज मेक बेस क्लास डिस्ट्रक्टर वर्चुअल फॉर अवॉइडिंग मेमोरी लीक। ठीक है, मतलब जब आप नॉर्मल डिस्ट्रक्टर बनाते हो, तब आप नॉर्मल बना दिया डिस्ट्रक्टर, ठीक है, उसके बाद वर्चुअल उस टाइम पे आप वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इसलिए बना सकते हो क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो बन चुका होता है। आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपके ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आता है, और जो डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट डिलीट करने के काम में आता है। और जब आप वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बना देते हो ना, तो आपका यहाँ पे मेमोरी लीक नहीं होती, क्योंकि जो आपका कंपाइलर है वो वर्चुअल देखता है, मतलब ये रन होना ही होना है, मतलब रेफरेंस करता है, तो मतलब किसी के पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसका पॉइंटर किसी के ऑब्जेक्ट रेफरेंस कर रहा है, मतलब ये रन होना ही है, मतलब जो डिस्ट्रक्टर बना हुआ है वो डिलीट होगा। ठीक है, थक गया भाई मैं। अब आते हैं थोड़ा सा मेमोरी की, कि आपका जो रैम होता है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो आप कोड लिखते हो वो टेक्स्ट होता है। फिर टेक्स्ट, ठीक है, आपने कुछ इंटीजर ए सब लिख दिया, जो टेक्स्ट है सबसे पहले टेक्स्ट होता है। जो आपके मेमोरी में स्टैक आया, सॉरी स्टैक क्या बोलते हैं, मेमोरी में सबसे पहले टेक्स्ट आया, कोड वोड, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आप डेटा इनिशियलाइज करते हो, फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, वो सब आता है उसके ऊपर लेयर में, इनिशियलाइज डेटा में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है BSS। BSS मतलब अनइनिशियलाइज डेटा, मतलब एग्जांपल हो गया यहाँ पे ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। क्या मतलब ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल? मतलब तो जो भी छोड़ो, इसको पता नहीं। ओ सॉरी, हाँ, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल मतलब इसकी फुल फॉर्म है। तो अनइनिशियलाइज डेटा में आ गया, अब डिफॉल्ट आ गया, डिफॉल्ट 0 बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, मतलब कोई आपने इंटीजर ए लिख दिया और कोई वैल्यू डाली नहीं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 होता है ना, तो ये BSS में आ जाता है, अनइनिशियलाइज डेटा। ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल, BSS, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो रन टाइम रन टाइम मेमोरी में हीप होता है, जो आपका डायनेमिक बनता है ना, वेक्टर हो गया, वो आपका हीप में बनता है, डायनेमिक मेमोरी। फिर आपका स्टैक होता है। फिर आपका कमांड आर्गुमेंट, जो आप लिखते हो कमांड में, सीन मतलब जो भी आता है ना, सीन, इन सबकी कमांड आर्गुमेंट यहाँ पे होती है। और जो स्टैक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ये कंपाइल टाइम में होता है। एग्जांपल एरे 5 साइज का एरे बन चुका है। और जो हीप होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है रन टाइम पे। जो मैंने बोला था वेक्टर डायनेमिक है,
और डायनेमिक क्या है, हीप है, ठीक है, सेम मैंने जो सही बोला था। वेक्टर ऑफ इंटीजर एरे इसका एग्जांपल है। और इसके यूसेज क्या है, जो आपका स्टैक होता है फास्ट होता है, हीप जो होता है स्लो होता है। जो स्टैक होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज हमने यहाँ पे एरे डिफाइन कर रखा है तो ऑटोमेटिकली हो गया। बट यहाँ पे हमें खुद से ही डालना पड़ता है, वाई द खुद से ही डालना पड़ता है, इसमें भी है, बट यहाँ पे साइज बन रखा है ना, ऑटोमेटिकली टाइप का हो गया है कि इतना फिक्स है। अब हम इस एरे में जितना भी डालते जाएं जलता जाएगा ना, इसलिए ये देखा जाए तो मैनुअली है। फिर उसके बाद ये मैनेज्ड है, सॉरी ऑटोमेटिकली मैनेज, मैनुअली मैनेज, ये दोनों एक ही वर्ड है बाय द वे, दोनों एक ही टाइप के। फिर कॉमा यहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसका साइज है फिक्स रहता है, और ये लार्ज है एंड फ्लेक्सिबल है। ये तो सिंपल ये बात है, हम जितना भी डाल सकें। और जो मैं बताया था उसकी डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्शन की, यहाँ पे है। एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी बाय एक्सपोजिंग ओनली रेलिवेंट डिटेल्स वाइल हाइडिंग द अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन। मतलब वही सिंपल है, रेलिवेंट डिटेल को दिखाना और हाइड करना कॉम्प्लेक्सिटी को। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक क्लास, वो क्या होती है। जो मैंने कहा था मैं स्टैटिक वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा क्या होता है। मैंने चैट जीपीटी किया, इज देयर एनी टाइम स्टैटिक क्लास इन सी प्लस प्लस। तो ये बोलता है इन सी प्लस प्लस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक क्लास एज स्पेसिफाइड टर्म लाइक देयर इज सम अदर लैंग्वेज लाइक सी शार्प। मतलब सी प्लस में कोई स्टैटिक क्लास नाम की चीज़ नहीं होती, सी शार्प में होती है। और देखा जाए तो सिर्फ सी प्लस में आपका स्टैटिक डेटा होता है और स्टैटिक मेंबर होता है, मेंबर मतलब फंक्शन। तो यही सब है फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। सी प्लस प्लस, सॉरी बाय द वे उप्स हो चुका है मेरा। अब करूँगा मैं तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क और एसक्यूएल। तो देखा जाए प्रैक्टिस चल ही रही है थोड़ी बहुत। एसक्यूएल के मैं नोट्स भी बनाए थे और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, देखा जाए तो ठीक ही है। बट एसक्यूएल में जैसे बोलते हैं ना, सिंटेक्स बहुत ज़्यादा घटिया है। घटिया मतलब बदतर। तो देखा जाए तो इतना मोर इनफ है आज के लिए। करते हैं स्लीपिंग टाइम। बाय, गुड नाइट।